Okay, so we'll start with the question. Question number one. What is epilepsy and what causes it? एपिलेप्सी बेसिकली एक दौरे की बीमारी है जो कि हमारे दिमाग से बनती है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, मान लो हम चल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनते हैं उस काम को करने के लिए। जो कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, जो करंट होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है, दैट इज डिजायर्ड। हमें कुछ काम करना है, उस काम को करने के लिए कोई डिजायर्ड करंट बनता है, उससे हम कुछ काम को कर पाते हैं। जैसे कि कोई हैंड का मूवमेंट कर रहे हैं या पैर का मूवमेंट कर रहे हैं। पर जब ये जो करंट का बनना है वो अनडिजायर्ड हो, इनवॉलेंट्री, उसकी वजह से क्या होता है, वो पार्ट में ज्यादा करंट बनता है और उसकी वजह से एक्सेसिव बॉडी के अंदर मूवमेंट होते हैं। तो इसी को हम दौरे, इनवॉलेंट्री जो बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं उसी को हम दौरे बोलते हैं या सीजर्स बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं। Thank you, sir. Oh, next question. What are the different types of epilepsy and seizure? या सो जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन के किसी भी हिस्से से ज्यादा करंट का बनना दौरा बनाता है। तो मान लो किसी भी मान लो ब्रेन के किसी एक हिस्से से अगर करंट ज्यादा बन रहा है, तो उसके पर्टेनिंग जो भी बॉडी का हिस्सा होगा उसके अंदर एक्सेसिव मूवमेंट्स होंगी। तो अगर बॉडी के किसी एक पार्ट को अगर एक्सेसिव मूवमेंट अफेक्ट करती हैं तो इसको बोलते हैं अपन फोकल सीजर। जैसे फोकल सीजर्स का मतलब खाली हाथ का हिलना या किसी पैर का हिलना, या फिर किसी चेहरे पे भी मूवमेंट्स हो सकती हैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट, तो वो फोकल सीजर होता है। अगर हमारी पूरे ब्रेन के अंदर एक्सेसिव करंट बनने लगे अचानक से, उसकी वजह से पूरे हाथ पैर में हिलना शुरू हो सकता है, इसको हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर। तो मेनली इस दो तरह के ही सीजर होते हैं, फोकल सीजर और जनरलाइज सीजर। फोकल सीजर में अगर बॉडी पार्ट के हिलने के अलावा हमारी अवेयरनेस चली जाती है, जैसे कि बॉडी का पार्ट हिल रहा है और हमें होश नहीं है, बेहोशी जैसे होने लगी, तो इसे बोलते हैं फोकल सीजर विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस। एक होता है कि फोकल सीजर हो रहा है, बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी का कोई पार्ट हिल रहा है लेकिन बॉडी जो हमारी अवेयरनेस है, हमारी होश है, वो इंटैक्ट है, दैट इज फोकल सीजर विदाउट इम्पेयर्ड अवेयरनेस। ये तो हो गए फोकल सीजर के टाइप। दूसरा जो सीजर का टाइप होता है उसे बोलते हैं जनरलाइज सीजर। इसके अंदर अचानक से पूरी बॉडी के अंदर हिलना शुरू हो जाता है, जैसे कि इसे बोलते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। जनरलाइज का मतलब पूरी बॉडी के अंदर, टोनिक का मतलब इठापन, बॉडी के अंदर इठापन आएगा, इठने ऐसे लगेगी बॉडी। उसके बाद क्लोनिक मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी का शेकिंग होना, उसको बोलते हैं क्लोनिक मूवमेंट। तो ये हो गया जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। दूसरी तरह की भी जनरलाइज सीजर होते हैं, एक होता है एब्सेंस एपिलेप्सी, जो बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। उसमें थोड़ी देर के लिए बच्चा गुम जैसा हो जाना है, 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए गुम हो गया, फिर अचानक से तुरंत ठीक हो गया। तो इसे बोलते हैं एब्सेंस एपिलेप्सी, छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा होता है जनरलाइज टोनिक सीजर, ओनली खाली टोनिक मूवमेंट हो रहा है, बॉडी में सिर्फ इठापन हो रहा है, तो इसे बोलते हैं टोनिक सीजर। दूसरा एक सीजर होता है मायोक्लोनिक जर्क बोलते हैं उसे। मायोक्लोनिक जर्क का मतलब किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर अचानक से झटका जैसे आना, जर्क जैसे आना, इसको बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर। तो मुख्य तरह दो तरह के सीजर होते हैं, फोकल और जनरलाइज सीजर, जो मैंने बताया। Thank you, sir. Next question. How is epilepsy diagnosed? सर, एपिलेप्सी डायग्नोस करने के लिए हमें सबसे पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेनी पड़ती है। हिस्ट्री का मतलब होता है कि मरीज से बात करके उससे पूछना किस तरह के दौरे आते हैं। तो उसमें हम जो पूछते हैं कि दौरे पहले कब शुरू हुए, किस एज पे शुरू हुए। हो सकता है कि बचपन से दौरे चल रहे हो, चाइल्डहुड ऑनसेट सीजर्स हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि कितने फ्रीक्वेंट सीजर्स आ रहे हैं, कि मान लो डेली सीजर्स आ रहे हैं या महीने में एक सीजर आ रहा है, दो सीजर आ रहे हैं, पहले क्या दवाइयां ली हैं, वो दवाई से दौरे कंट्रोल्ड थे कि नहीं थे। एक चीज होती है दौरे के अंदर, ऑरा। ऑरा का मतलब होता है कि दौरा आने से पहले मरीज को आभास हो जाता है कि दौरा आने वाला है। आभास का मतलब पेट में कुछ रेंगने जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं या कुछ लाइट चमकना जैसे हो सकता है। तो किसी तरह से जैसे घबराहट लगना, फियरफुलनेस होना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं, उसे बोलते हैं ऑरा। तो सीजर शुरू नहीं होगा, मूवमेंट शुरू नहीं होंगे बॉडी में, उसके पहले इस तरह का आभास हो जाता है, इसे बोलते हैं ऑरा। तो इस तरह की बातें पूछनी पड़ती है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना जरूरी है किस तरह का दौरा है, वो पैटर्न ऑफ सीजर वी शुड नो। सो उसके लिए हमें हिस्ट्री टेकिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा हमें पूछना पड़ता है कोई सिर में कभी चोट तो नहीं लगी। कई बार चोट लगने से ब्रेन के अंदर निशान बन जाता है, उससे भी दौरे बनते हैं। कोई ब्रेन में कभी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कभी कोई स्ट्रोक तो नहीं हुआ। तो इस तरह से हमें हिस्ट्री पूछनी पड़ती है।
फिर उसको आगे कंफर्म करने के लिए सीजर्स को हमें कुछ टेस्ट रन करने पड़ते हैं। जैसे एक एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रोइंकेफेलोग्राफी, ईईजी जिसे बोलते हैं। इसमें हम ब्रेन के ऊपर, स्काल के ऊपर लीड्स कनेक्ट करते हैं। इससे देखते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से से ज्यादा करंट बन रहा है, जिससे हमें कई बार डिफरेंशिएट करने में हेल्प मिल जाती है कि फोकल सीजर है, कि कोई ब्रेन के अंदर कोई निशान से दौरा शुरू हो रहा है, या फिर जनरलाइज सीजर है। जनरलाइज सीजर में एक कॉमन कारण होता है जेनेटिक एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं जेएमई, जो ईईजी से हम अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एमआरआई, जो एमआरआई करके या सीटी करके, निशान तो नहीं है कोई ब्रेन के अंदर, कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि मान लो कोई टीबी का इन्फेक्शन हुआ, ट्यूबरक्लोमा, या कोई गांठ है, ट्यूमर है, तो वो हमें एमआरआई से पता चलता है। कोई छोटे निशान होते हैं जिसे मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, टेम्पोरल लोब के अंदर छोटा सा निशान होता है, वो हमें एमआरआई पे बेहतर तरीके से दिख जाता है। उससे डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है, और आगे उसी पॉइंट से, उसी डायग्नोसिस की हेल्प से हमें ट्रीटमेंट करने में हेल्प होता है, क्योंकि दवाइयाँ उसी हिसाब से हम देते हैं मरीज को। तो ये टेस्ट होते हैं। इसके अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट रन करने पड़ जाते हैं कि अगर डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पा रही है तो ओवरनाइट ईईजी करना पड़ता है। वीडियो ईईजी करके टेस्ट होता है, जिसमें मरीज को एक रूम में लिटाते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, साथ में ईईजी रिकॉर्डिंग होती है। तो वीडियो ईईजी करना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं स्टीरियो ईईजी करके, वो भी कई बार करने पड़, पेट सीटी टेस्ट होता है, वो भी करना पड़ सकता है टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी, कि वेयर द सीजर इज कमिंग फ्रॉम। तो वो हमें जानना कई बार जरूरी होता है, तो उसके लिए सेट ऑफ टेस्ट और हिस्ट्री टेकिंग इंपॉर्टेंट होती है। Thank you, sir. Next question. What treatments are available for epilepsy? सर, मोस्ट जो सीजर से एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं वो मेडिसिन से ही कंट्रोल हो जाते हैं। तो 70 to 80% जो ट्रीटमेंट, जो हम 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं वो मेडिसिन से ही रिकवर हो जाते हैं। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हमें वो दवाइयाँ चूज करनी पड़ती हैं, उनकी अप्रोप्रिएट डोजिंग करनी पड़ती है, और हो सकता है कि कंट्रोल नहीं हो सीजर तो एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड करनी पड़ जाती हैं। तो कई बार होता है दो या दो से ज्यादा दवाइयों पे अगर सीजर्स कंट्रोल्ड नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ ही कम मरीज होते हैं, अराउंड 10 to 15% ऑफ द केसेस, कि हमें कई बार डायग्नोसिस कंफर्म करके एमआरआई से या किसी भी जांच से हमें सर्जरी के लिए भी आगे पेशेंट को भेजना पड़ सकता है टू कंट्रोल द सीजर्स। इसके अलावा कुछ नॉन इन्वेजिव मेथड्स भी होते हैं एपिलेप्सी ट्रीट करने के। बच्चों में कई बार रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी होती है, सीजर्स कंट्रोल नहीं होते, कीटोजेनिक डाइट होती है, तो उसमें प्रोटीन और फैट्स की ज्यादा मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, तो डाइटरी एडवाइसेस देनी पड़ती हैं। इसके अलावा कुछ न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्निक होती हैं, वेगल नर्व स्टिमुलेशन होता है, उसमें एक पेसमेकर टाइप का सी चीज लगाई जाती है चेस्ट के अंदर सर्जिकली, छोटी सी, और साथ में एक एक इलेक्ट्रोड होता है जो हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, तो उससे भी सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, पर ये नई मेथड्स हैं टू ट्रीट द एपिलेप्सी। Thank you, sir. Next question. When I need medication and what are the possible side effects? सर, सीजर्स की मेडिसिन जो होती हैं तो हमेशा हमें एज ग्रुप के हिसाब से, कि बच्चा है या फिर एज ज्यादा है या फिर फीमेल है, मेल है, ये सब हमें कंसिडर करते हुए मेडिसिन को शुरू करना पड़ता है। जो कॉमन साइड इफेक्ट्स जो रहते हैं उसमें नींद ज्यादा आना, या फिर चक्कर आना, या डबल दिखना, चलने में तकलीफ होना, या पेट में खराबियां होना। तो इस तरह, और कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बहुत खराब रिएक्शंस कर सकती हैं, जिसकी वजह से रैशेस होना, एनाफिलेक्सिस जैसी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो सकती है, बहुत ज्यादा दाने आना, शरीर पे आना, सांस लेने में दिक्कत आना, ऐसी तकलीफ भी कई बार हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मरीज को तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। कई बार हमें डोज एडजस्टमेंट से साइड इफेक्ट ठीक हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो हो सकता है पेशेंट को सूट नहीं कर रही हो, हमें बंद करके दूसरी दवाइयां शुरू करनी पड़ती हैं। कुछ दवाइयां होती हैं जो बच्चों में अवॉइड करनी चाहिए, कुछ दवाइयां होती हैं जो एल्डरली पेशेंट्स में अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। कुछ दवाइयां होती हैं जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल पेशेंट्स में अवॉइड करनी होती हैं। तो ये सब प्रोफाइल देखते हुए हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। और अगर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट अगर पेशेंट को डेवलप हो रहा है, तो न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, ताकि हम दवाइयों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकें, ऊपर नीचे कर सकें, या जरूरत पड़ने पर कोई दवाई घटा बढ़ा के और या फिर बदल के भी प्रयास कर सकते हैं।
Thank you, sir. Next question. What should I do if my medication is not working or causes side effect? सर या सेम आंसर है मेरा। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी डायग्नोसिस कुछ और है और दवाई कुछ और चल रही है। तो डायग्नोसिस के पर्टेनिंग जैसे कि एक जेनेटिक एपिलेप्सी होती है, जेएमई पेशेंट्स जिसे बोलते हैं, जो 20 साल के आसपास थोड़ा यंग एडल्ट पेशेंट्स में मिलती है, एडोलसेंट से एडल्ट में मिलती है ये बीमारी। तो इसमें जैसे कि लेवेट्रासिटामोल, वेल्प्रोइक एसिड, ये दवाइयाँ ज़्यादा सूट करती हैं ऐसे मरीजों को सीजर्स कंट्रोल हेल्प करने में। कुछ एपिलेप्सी की दवाइयां ऐसी होती हैं जो इन दौरों को बढ़ा भी सकती हैं। तो ऑब्वियसली हमें चेक करनी है, पेशेंट की डायग्नोसिस देखनी है कि वेदर द डायग्नोसिस वाज राइट, वेदर द जो डोज चल रही है वो पेशेंट के लिए सफिशिएंट है भी कि नहीं, या फिर जो दवाई चल रही है वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, वो पेशेंट्स के डायग्नोसिस पर्टेनिंग वो दवाई है कि नहीं है। तो हमें ये सारी चीजें चेक करनी होती हैं। साइड इफेक्ट को कम करने के लिए कई बार हमें डोज कम करने से साइड इफेक्ट ठीक हो जाते हैं, या हो सकता है वो पर्टिकुलर पेशेंट उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए टॉलरेंट ना हो, हमें कई बार दवाई भी चेंज करनी पड़ जाती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बिहेवियरल सिम्टम्स करती हैं, दवाई शुरू करने के बाद चिड़चिड़ापन आना, बिहेवियर में चेंजेस आना, नींद ज्यादा आना, गुस्सैला स्वभाव हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स ही कुछ दवाइयों के साथ होते हैं, हमें दवाई चेंज करनी पड़ जाती है तो वो सब सिम्टम्स रिकवर हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली डायग्नोसिस देखनी है पेशेंट की प्रोफाइल देखनी है, पेशेंट का देखना है कि वो पेशेंट कहीं गलती से कुछ ज्यादा दवाई तो नहीं ले रहा है। तो वो सब चीजें हमें चेक करनी है, कि साइड इफेक्ट कहीं दवाई से हो रहे हैं कि कुछ और कारण ना हो उसके। So, देख। Thank you, sir. Next question. What safety precaution should I take at home and in daily life? या तो जो सीजर्स के पेशेंट होते हैं, तो फैमिली बहुत कंसर्न रहती है। डॉक्टर्स को, जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमेशा फैमिली को, उनके मम्मी पापा को या फिर जो भी केयर टेकर होता है उनको समझाना पड़ता है कि सीजर एक जो दौरा होता है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, कि कभी भी सीजर आ जाए। तो इसके लिए हमें हमेशा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि सीजर्स आ जाए, और उसकी वजह से सीजर सीजर क्या होता है, आएगा तो हो सकता है 2-4 मिनट में अपने आप ठीक हो जाता है यूजुअली, हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, बताऊंगा मैं आगे। पर सीजर आ जाए तो उसकी वजह से, मान लो आपके घर के अंदर कोई बेड है, उसका तिकोना कॉर्नर है, और सीजर आया घर पे, वो सिर में चोट लग जाए उसकी वजह से, या कोई फ्लोर आपका बहुत स्लिपरी फ्लोर है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, फ्लोर स्लिपरी ना हो घर का। तो हो सके तो घर में कालीन बिछा के रखेंगे, बाई चांस आपको सीजर आया, गिरे तो सर में चोट ना लगे। कॉर्नर्स बेड के अंदर, बेड्स वगैरह के या कोई भी कॉर्नर ना हो। और पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए छत पे अकेले जाने के लिए, मुर्गिली पे बैठने के लिए, अकेले ड्राइव करने में उनको ध्यान रखना चाहिए, कोई आग के पास नहीं जाना है, स्टोव के पास नहीं जाना है, अकेले तैराकी वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये सीजर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो आपको सोचना है कभी बाई चांस सीजर आ जाए तो ऐसे माहौल में ना हो कि हमें चोट लगे या फिर हमें नुकसान हो जाए वो सीजर की वजह से। तो ये सब प्रिकॉशंस हमें रखने पड़ते हैं। Thank you, sir. Next question. Can I drive, work, or participate in sports with epilepsy? या सो ड्राइविंग इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग फॉर पेशेंट, क्योंकि सीजर्स जो होते हैं अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो व्हाट आई रिकमेंड टू द पेशेंट्स कि आप ड्राइव कर सकते हैं, बेटर है कि जब सीजर्स कंट्रोल्ड ना हो तो ड्राइव नहीं करें। तो एटलीस्ट सीजर जो फ्री पीरियड होना चाहिए, दैट शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, उनको मैं डिस्करेज करता हूँ टू ड्राइव। इवन इफ दे आर ड्राइविंग, इवन आफ्टर दैट 1 ईयर सीजर्स कंट्रोल, उसके बाद भी ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत प्रिकॉशनरी ड्राइव करना है, कि कोशिश करना है साथ में आपके कोई हो, कि इनके सीजर आ जाए, कुछ आ जाए तो, सो दैट द अदर पर्सन कैन टेक केयर ऑफ इट। तो ड्राइविंग कर सकते हैं, बट एटलीस्ट सीजर शुड बी कंट्रोल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, देन ओनली वी आई एडवाइज देम टू ड्राइव। Thank you, sir. Next question. What should my family or friends do if I have a seizure? या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीजर अगर आ जाता है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें सेफ प्लेस रखना है, सीजर आता है तो पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले पेशेंट को साइड में लिटा देना है, एक सिर के नीचे कुछ रख देना सॉफ्ट अगर अवेलेबल है, ताकि वो सिर सिर में चोट ना लगे सीजर्स पे, क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं तो सिर में भी चोट लग सकती है। दूसरा, कुछ मुंह के अंदर कुछ डालना नहीं है, कपड़ा नहीं डालना, उंगली नहीं डालनी है, कोई चम्मच नहीं डालनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके पेशेंट की डेंटल इंजरी हो सकता है आपकी उंगली कट जाए। कई बार ऐसा होता है कि जीभ ना कट जाए, या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, पर वो उल्टा नुकसान कर देता है पेशेंट के लिए भी और केयर गिवर के लिए भी। दूसरा क्या होता है, कई बार
मुंह के अंदर कुछ लार वगैरह होती है, वो सब होता है, तो उससे प्रॉब्लम होने के चांस है। तो पेशेंट को एक करवट, प्रेफरेबली लेफ्ट साइड करवट में उनको लिटा के पकड़ लेना होता है। और कोई नोज पिंच नहीं करना है, कुछ सुंघाने की कोशिश नहीं करनी है, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। पेशेंट को सिर्फ होल्ड कर लेना है। यूजुअली 2 to 4 मिनट के अंदर सीजर कंट्रोल हो जाता है। अगर ऐसा लग रहा है कि सीजर फिर भी कंटिन्यूअस चल रहा है, 4-5 मिनट निकल चुके हैं, तो इमीडिएटली पेशेंट को लेके इमरजेंसी में रश करना होता है। और कुछ हम कई बार स्प्रे या कुछ ऐसा देते हैं पेशेंट को कि सीजर आए तो आपको वो यूज करना है, तो नाक के अंदर स्प्रे भी यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द सीजर एट दैट मोमेंट। ये सब ध्यान रखना है। Thank you, sir. Next question. Are there triggers for seizure that can I avoid? या तो सीजर के जो ज्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर जो हमें लगता है कि वो दवाई छोड़ देते हैं, ये सबसे खराब होता है। गलती से मिस हो जाती है, डोज भूल जाते हैं, या फिर कुछ बहाना होता है कि हम वहां चले गए थे, दवाई नहीं ले पाए, तो ये सब नहीं। दवाई, जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है, उस दवाई को बिल्कुल टाइम पे लेना है, छोड़ना नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जो दवाई छोड़ने के जो सीजर्स पड़ते हैं वो बहुत खराब सीजर होते हैं। कई बार वो पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी लैंड कर सकते हैं, वो स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। कंटिन्यूअस सीजर आते हैं, पेशेंट को इमरजेंसी ले जाना पड़ता है। वेंटिलेटर वाली स्थिति बन सकती है अगर आप दवाई छोड़ के, अगर आपको दौरे पड़ रहे हैं, तो दवाई नहीं छोड़नी है पहला। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप जो होती है। स्लीप आपको प्रॉपर साउंड स्लीप लेनी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, प्रिफरेबली विदाउट अलार्म उठना है। और घर में ये सबको बता देना होता है कि पेशेंट को सो तो है, बीच नींद में नहीं जगाएं, कि उससे भी सीजर ट्रिगर हो सकता है। दूसरे ट्रिगर्स होते हैं आपको फास्टिंग, आपने खाना नहीं खाया और किसी वजह से फास्टिंग की हुई है, तो ब्रेन के अंदर शुगर कम होगी, तो उससे भी सीजर ट्रिगर हो सकता है। और ट्रिगर्स होते हैं जैसे फोटो सेंसिटिविटी। कई बार हम शादी वगैरह में लेट नाइट पे जा रहे हैं और वहाँ पे लाइट वगैरह बहुत ज्यादा चमक रही है, साउंड, तो उस वो भी फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी बोलते हैं, वो भी ट्रिगर कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, इनको बहुत खास ध्यान रखना है। एंजाइटी हुआ, बहुत ज्यादा कैफीन यूज कर लिए, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा फटीग्ड है, कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, अगर आपको फीवर आ रहा है तो वो भी ट्रिगर कर सकता है, तो फीवर का इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर ऐसी तो उससे भी सीजर ट्रिगर हो सकता है। फीवर हुआ, इन्फेक्शन हुआ, फास्टिंग हुआ, लैक ऑफ स्लीप हुआ, मेडिसिन नहीं ली, वो ये सब चीजें ट्रिगर कर सकती हैं सीजर, तो इन सब चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। Thank you, sir. Next question. How will epilepsy affect my social life and mental health? या इस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें हमेशा पेशेंट के घर वालों को समझाना होता है कि पेशेंट, ये सीजर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो इसको लेके बहुत एंजाइटी बिल्टअप रहती है पेशेंट में, टू उनको बड़ा परेशानी लगती है टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज करने में उनको डर लगता है। तो ये सब नहीं है। सीजर्स के बहुत सारे सीजर्स के पेशेंट होते हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, दे आर एकेडमिकली स्ट्रांग। तो ये इस सब को लेके बहुत ज्यादा बर्डन नहीं फील करना होता है। सीजर की दवाइयों से सीजर कंट्रोल हो जाते हैं, उसके बाद लाइफ आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो भी अपने स्पोर्ट्स में आप कर सकते हैं, पर एक्सेप्ट फॉर द स्विमिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, इस तरह की स्पोर्ट्स में नहीं जाएं कि आपको इंजरी वगैरह होने की रिस्क रहे, ये सब नहीं करें। बट दे कैन डू एवरीथिंग, एजुकेशन में, जॉब्स में, दे कैन डू एवरीथिंग। तो सोशल स्टिग्मा भी रहता है, फैमिली प्रेशर भी रहता है, उनको कई बार डिस्करेज करते हैं बहुत सारी एक्टिविटी, ऐसा नहीं करें। तो सीजर्स ट्रीट हो जाते हैं, सारे ट्रीट हो जाते हैं, और पेशेंट्स कैन डू एनीथिंग वट एवर दे वांट इन देयर लाइफ। इससे कोई ऐसा नहीं, ब्रेन फंक्शंस कम हो जाएंगे, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो, मेमोरी खराब हो, ये सब कुछ नहीं होता। पर एंजाइटी डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सीजर्स की वजह से जो होता है, सोशल स्टिग्मा की वजह से होता है। तो I would recommend to the patient they should do regular yoga, meditation, and participate in social activities as much as possible. तो ये सब करना है, अपने हाइड्रेशन ठीक रखना है, मेडिसिन को टाइम पे लेना है, बस ये करना है। और सबको एनकरेज करना है, फैमिलीज को भी, फैमिलीज जो पड़ोस लोग हैं, सब एनकरेज करें ऐसे पेशेंट्स को टू इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। Thank you, sir. Next question. How important is to take prescribed medication regularly? इट इज़ वेरी, मैंने जैसे बताया है आपको, जो भी आपको दवाई दी जा रही है उसको बहुत अच्छे से लेना है, टाइम टेबल बना के लेना है। बिल्कुल भी दवाई मिस नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, दवाई को लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मिस नहीं करनी है, इवन सिंगल डोज भी मिस नहीं करनी है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं आके कि हम तो 2 साल से लगातार दवाई खिला रहे, बंद करके देखिए कि अब दवाई पे तो दौरे बंद हैं, दवा बंद करके देखा तो दौरे पड़ गए। तो ये सब नहीं करें, एक्सपेरिमेंट नहीं करें दवाइयों के साथ में।
डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी दवाई बंद नहीं करनी होती, अचानक दवाई कभी बंद नहीं कर, डॉक्टर्स भी जो दवाई जब बंद करने का प्रयास करते हैं, 3 से 5 साल दौरे कंट्रोल रहे, तो धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कोई दवाई को टेपर ऑफ करने की, धीरे धीरे उसके बाद दवाइयां बंद करने के बाद भी रिस्क रहती है दोबारा से सीजर्स आने की। तो अगर 10 मरीजों को 5 साल तक दौरे नहीं पड़े तो उसमें दवा बंद करने के बाद 1-2 मरीज को दौरे दोबारा पड़ने की रिस्क फिर भी रहती है। तो बिना डॉक्टर के परामर्श के आप बिल्कुल दवाइयों को बंद नहीं करें, छेड़े नहीं और रेगुलर दवाइयां लें। Thank you, sir. Next question. Can epilepsy patient live a normal life and be successful in life? या बिल्कुल, इनफैक्ट उनको करना चाहिए, अपने डिसिप्लिन में रहना चाहिए पूरा, नींद को लेके, खाने को लेके, योगा मेडिटेशन को लेके, और जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे मन से करें। कोई भी ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई याददाश्त में प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी अफवाहें होती हैं कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनको भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, उनको उनको डर लगता है सोसाइटी में जाने में। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, ट्रीटेबल डिजीज है, ठीक हो जाती है, कुछ नहीं करना होता है, अपना जो भी काम कर रहे हैं बेस्ट करें, पढ़ाई से लेके नौकरी से लेके सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह। Thank you very much, sir. We have completed all 13 questions. It was a good and valuable recording. Thank you very much for your time and support. थैंक यू Once सो the मच। video is edited, I'll share the videos with you. श्योर श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you. Bye-bye. ज्यादा दवाई तो नहीं ले रहा है, तो वो सब चीजें हमें चेक करनी है, कि साइड इफेक्ट कहीं दवाई से हो रहे हैं कि कुछ और कारण ना हो उसके। So, देख। Thank you, sir. Next question. What safety precaution should I take at home and in daily life? या तो जो सीजर्स के पेशेंट होते हैं, तो फैमिली बहुत कंसर्न रहती है। डॉक्टर्स को, जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमेशा फैमिली को, उनके मम्मी पापा को या फिर जो भी केयर टेकर होता है उनको समझाना पड़ता है कि सीजर एक जो दौरा होता है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, कि कभी भी सीजर आ जाए। तो इसके लिए हमें हमेशा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि सीजर्स आ जाए, और उसकी वजह से सीजर सीजर क्या होता है, आएगा तो हो सकता है 2-4 मिनट में अपने आप ठीक हो जाता है यूजुअली, हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, बताऊंगा मैं आगे। पर सीजर आ जाए तो उसकी वजह से, मान लो आपके घर के अंदर कोई बेड है, उसका तिकोना कॉर्नर है, और सीजर आया घर पे, वो सिर में चोट लग जाए उसकी वजह से, और कोई फ्लोर आपका बहुत स्लिपरी फ्लोर है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, फ्लोर स्लिपरी ना हो घर का। तो हो सके तो घर में कालीन बिछा के रखेंगे, बाई चांस आपको सीजर आया, गिरे तो सर में चोट ना लगे। कॉर्नर्स बेड के अंदर, बेड्स वगैरह के या कोई भी कॉर्नर ना हो। और पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए छत पे अकेले जाने के लिए, बोगीली पे बैठने के लिए, अकेले ड्राइव करने में उनको ध्यान रखना चाहिए, कोई आग के पास नहीं जाना है, स्टोव के पास नहीं जाना है, अकेले तैराकी वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये सीजर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो आपको सोचना है कभी बाई चांस सीजर आ जाए तो ऐसे माहौल में ना हो कि हमें चोट लगे या फिर हमें नुकसान हो जाए वो सीजर की वजह से। तो ये सब प्रिकॉशंस हमें रखने पड़ते हैं। Thank you, sir. Next question. Can I drive, work, or participate in sports with epilepsy? या सो ड्राइविंग इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग फॉर पेशेंट, क्योंकि सीजर्स जो होते हैं अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो व्हाट आई रिकमेंड टू द पेशेंट्स कि आप ड्राइव कर सकते हैं, बेटर है कि जब सीजर्स कंट्रोल्ड ना हो तो ड्राइव नहीं करें। तो एटलीस्ट सीजर जो फ्री पीरियड होना चाहिए, दैट शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, उनको मैं डिस्करेज करता हूँ टू ड्राइव। इवन इफ दे आर ड्राइविंग, इवन आफ्टर दैट 1 ईयर सीजर्स कंट्रोल, उसके बाद भी ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत प्रिकॉशनरी ड्राइव करना है, कि कोशिश करना है साथ में आपके कोई हो, कि इनकेस सीजर आ जाए, कुछ आ जाए तो, सो दैट द अदर पर्सन कैन टेक केयर ऑफ इट। तो ड्राइविंग कर सकते हैं, बट एटलीस्ट सीजर शुड बी कंट्रोल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, देन ओनली वी आई विल एडवाइज देम टू ड्राइव। Thank you, sir. Next question. What should my family or friends do if I have a seizure? या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीजर अगर आ जाता है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें सेफ प्लेस रखना है, सीजर आता है तो पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले पेशेंट को साइड में लिटा देना है, एक सिर के नीचे कुछ रख देना सॉफ्ट अगर अवेलेबल है, ताकि वो सिर सिर में चोट ना लगे सीजर्स पे, क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं तो सिर में भी चोट लग सकती है। दूसरा, कुछ मुंह के अंदर कुछ डालना नहीं है, कपड़ा नहीं डालना, उंगली नहीं डालनी है, कोई चम्मच नहीं डालनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके पेशेंट की डेंटल इंजरी हो सकता है आपकी उंगली कट जाए। कई बार ऐसा होता है कि जीभ ना कट जाए, या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा करते हैं
पर वो उल्टा नुकसान कर देता है पेशेंट के लिए भी और केयर गिवर के लिए भी। दूसरा क्या होता है, कई बार मुंह के अंदर कुछ लार वगैरह होती है, वो सब होता है, तो उससे प्रॉब्लम होने के चांस है। तो पेशेंट को एक करवट, प्रेफरेबली लेफ्ट साइड करवट में उनको लिटा के पकड़ लेना होता है। और कोई नोज पिंच नहीं करना है, कुछ सुंघाने की कोशिश नहीं करनी है, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। पेशेंट को सिर्फ होल्ड कर लेना है। यूजुअली 2 to 4 मिनट के अंदर सीजर कंट्रोल हो जाता है। अगर ऐसा लग रहा है कि सीजर फिर भी कंटिन्यूअस चल रहा है, 4-5 मिनट निकल चुके हैं, तो इमीडिएटली पेशेंट को लेके इमरजेंसी में रश करना होता है। और कुछ हम कई बार स्प्रे या कुछ ऐसा देते हैं पेशेंट को कि सीजर आए तो आपको वो यूज करना है, तो नाक के अंदर स्प्रे भी यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द सीजर एट दैट मोमेंट। ये सब ध्यान रखना है। Thank you, sir. Next question. Are there triggers for seizure that can I avoid? या तो सीजर के जो ज्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर जो हमें लगता है कि वो दवाई छोड़ देते हैं, ये सबसे खराब होता है। गलती से मिस हो जाती है, डोज भूल जाते हैं, या फिर कुछ बहाना होता है कि हम वहां चले गए थे, दवाई नहीं ले पाए, तो ये सब नहीं। दवाई, जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है, उस दवाई को बिल्कुल टाइम पे लेना है, छोड़ना नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जो दवाई छोड़ने के जो सीजर्स पड़ते हैं वो बहुत खराब सीजर होते हैं। कई बार वो पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी लैंड कर सकते हैं, वो स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। कंटिन्यूअस सीजर आते हैं, पेशेंट को इमरजेंसी ले जाना पड़ता है। वेंटिलेटर वाली स्थिति बन सकती है अगर आप दवाई छोड़ के, अगर आपको दौरे पड़ रहे हैं, तो दवाई नहीं छोड़नी है पहला। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्लीप जो होती है। स्लीप आपको प्रॉपर साउंड स्लीप लेनी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, प्रेफरेबली विदाउट अलार्म उठना है। और घर में ये सबको बता देना होता है कि पेशेंट को सो तो है, बीच नींद में नहीं जगाएं, कि उससे भी सीजर ट्रिगर हो सकता है। दूसरे ट्रिगर्स होते हैं आपको फास्टिंग, आपने खाना नहीं खाया और किसी वजह से फास्टिंग की हुई है, तो ब्रेन के अंदर शुगर कम होगी, तो उससे भी सीजर ट्रिगर हो सकता है। और ट्रिगर्स होते हैं जैसे फोटो सेंसिटिविटी। कई बार हम शादी वगैरह में लेट नाइट तक जा रहे हैं और वहाँ पे लाइट वगैरह बहुत ज्यादा चमक रही है, साउंड, तो उस वो भी फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी बोलते हैं, वो भी ट्रिगर कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, इनको बहुत खास ध्यान रखना है। एंजाइटी हुआ, बहुत ज्यादा कैफीन यूज कर लिए, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा फटीग्ड है, कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, अगर आपको फीवर आ रहा है तो वो भी ट्रिगर कर सकता है, तो फीवर का इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर ऐसी तो उससे भी सीजर ट्रिगर हो सकता है। फीवर हुआ, इन्फेक्शन हुआ, फास्टिंग हुआ, लैक ऑफ स्लीप हुआ, मेडिसिन नहीं ली, वो ये सब चीजें ट्रिगर कर सकती हैं सीजर, तो इन सब चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। Thank you, sir. Next question. How will epilepsy affect my social life and mental health? या इस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें हमेशा पेशेंट के घर वालों को समझाना होता है कि पेशेंट, ये सीजर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो इसको लेके बहुत एंजाइटी बिल्टअप रहती है पेशेंट में। टू उनको बड़ा परेशानी लगती है टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज करने में उनको डर लगता है। तो ये सब नहीं है। सीजर्स के बहुत सारे सीजर्स के पेशेंट होते हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, दे आर एकेडमिकली स्ट्रांग। तो ये इस सब को लेके बहुत ज्यादा बर्डन नहीं फील करना होता है। सीजर की दवाइयों, सीजर कंट्रोल हो जाते हैं और उसके बाद लाइफ आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो भी अपने स्पोर्ट्स में आप कर सकते हैं, पर एक्सेप्ट फॉर द स्विमिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, इस तरह की स्पोर्ट्स में नहीं जाएं कि आपको इंजरी वगैरह होने की रिस्क रहे, ये सब नहीं करें। बट दे कैन डू एवरीथिंग, एजुकेशन में, जॉब्स में, दे कैन डू एवरीथिंग। तो सोशल स्टिग्मा भी रहता है, फैमिली प्रेशर भी रहता है, उनको कई बार डिस्करेज करते हैं बहुत सारी एक्टिविटी, ऐसा नहीं करें। तो सीजर्स ट्रीट हो जाते हैं, सारे ट्रीट हो जाते हैं, और पेशेंट्स कैन डू एनीथिंग वट एवर दे वांट इन देयर लाइफ। इससे कोई ऐसा नहीं, ब्रेन फंक्शंस कम हो जाएंगे, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो, मेमोरी खराब हो, ये सब कुछ नहीं होता। पर एंजाइटी डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सीजर्स की वजह से जो होता है, सोशल स्टिग्मा की वजह से होता है। तो I would recommend to the patient they should do regular yoga, meditation, and participate in social activities as much as possible. तो ये सब करना है, अपने हाइड्रेशन ठीक रखना है, मेडिसिन को टाइम पे लेना है, बस ये करना है। और सबको एनकरेज करना है, फैमिलीज को भी, फैमिलीज जो पड़ोस लोग हैं, सब एनकरेज करें ऐसे पेशेंट्स को टू इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। Thank you, sir. Next question. How important is to take prescribed medication regularly? इट इज वेरी, मैंने जैसे बताया है आपको, जो भी आपको दवाई दी जा रही है उसको बहुत अच्छे से लेना है, टाइम टेबल बना के लेना है। बिल्कुल भी दवाई मिस नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, दवाई को लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मिस नहीं करनी है। इवन सिंगल डोज भी मिस नहीं करनी है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं यहाँ पे कि हम तो 2 साल से लगातार दवाई खिला रहे, बंद करके देखिए कि अब दवाई पे तो दौरे बंद हैं,
दवा बंद करके देखा तो दौरे पड़ गए। तो ये सब नहीं करें, एक्सपेरिमेंट नहीं करें दवाइयों के साथ में। डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी दवाई बंद नहीं करनी होती, अचानक दवाई कभी बंद नहीं कर। डॉक्टर्स भी जो दवाई जब बंद करने का प्रयास करते हैं, 3 से 5 साल दौरे कंट्रोल्ड रहे, तो धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कोई दवाई को टेपर ऑफ करने की, धीरे धीरे। उसके बाद दवाइयां बंद करने के बाद भी रिस्क रहती है दोबारा से सीजर्स आने की। तो अगर 10 मरीजों को 5 साल तक दौरे नहीं पड़े, तो उसमें दवा बंद करने के बाद 1-2 मरीज को दौरे दोबारा पड़ने की रिस्क फिर भी रहती है। तो बिना डॉक्टर के परामर्श के आप बिल्कुल दवाइयों को बंद नहीं करें, छेड़े नहीं, और रेगुलर दवाइयां लें। Thank you, sir. Next question. Can epilepsy patient live a normal life and be successful in life? या बिल्कुल, इनफैक्ट उनको करना चाहिए, अपने डिसिप्लिन में रहना चाहिए पूरा, नींद को लेके, खाने को लेके, योगा मेडिटेशन को लेके, और जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे मन से करें। कोई भी ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई याददाश्त में प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी अफवाहें होती हैं कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनको भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, उनको उनको डर लगता है सोसाइटी में जाने में। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, ट्रीटेबल डिजीज है, ठीक हो जाती है, कुछ नहीं करना होता है। अपना जो भी काम कर रहे हैं बेस्ट करें, पढ़ाई से लेके नौकरी से लेके सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह। Thank you very much, sir. We have completed all 13 questions. It was a good and valuable recording. Thank you very much for your time and support. थैंक यू Once सो the मच। video is edited, I'll share the videos with you. श्योर श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you very much, sir. थैंक Thank you. Bye bye. यू।